दृष्टि आईएएस की ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में छपे लेख कोविड-19 एशिया पैसिफिक रीजन लॉस्ट 8% ऑफ वर्किंग आवर्स इन 2020 सेज रिपोर्ट और एडीबी द्वारा जारी की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। एशिया पैसिफिक के लिए एडीबी की हालिया रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी ने लोगों के स्वास्थ्य के स्तर पर तो असर डाला ही, लेकिन इसने लोगों और देशों की आर्थिक स्थिति को भी बुरे तरीके से प्रभावित किया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई देशों की सरकारों ने व्यापक स्तर पर लॉकडाउन का सहारा लिया था। हवाई अड्डों, रेलवे और अन्य सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं को 2020 और 2021 में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। रेस्तरां, मूवी थिएटर और जिम सहित कई तरह के व्यवसाय भी लंबे समय से बंद पड़े रहे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था और जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी खासा प्रभावित हुआ था। इन सभी स्थितियों ने आर्थिक गतिविधियों को खास तौर से बाधित किया, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस ने दुनिया की प्रगति की गाड़ी पर रोक सी लगा दी है। ये सारी परिस्थितियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गहरी वैश्विक मंदी का कारण बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, विकासशील एशिया ने लगभग 60 सालों में अपने पहले आर्थिक संकुचन का अनुभव किया। इन्हीं सब बातों को संकलित करते हुए बीते दिनों एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें एशिया और पैसिफिक पर कोरोना वायरस के प्रभावों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021। लिहाजा हम इस रिपोर्ट में निहित सभी अहम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट से जुड़ी अहम बातों को जान लेते हैं। एडीबी द्वारा जारी की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला का 52वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक के 49 क्षेत्रीय सदस्यों के लिए आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतक शामिल किए गए हैं। यह एशिया प्रशांत की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े विकास के मुद्दों पर नवीनतम प्रमुख आंकड़े प्रस्तुत करता है। इस अंक का भाग 1 वैश्विक संकेतक ढांचे के चुनिंदा लक्ष्यों के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में एशिया और प्रशांत की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करता है, जबकि भाग 2 में सांख्यिकीय संकेतक शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को दर्शाते हैं। भाग 3 में ग्लोबल वैल्यू चेन्स की परिघटना पर प्रमुख आंकड़े और तथ्य शामिल किए गए हैं, जबकि भाग 4 साक्ष्य आधारित विकास योजना और नीति निर्माण की नींव के रूप में समय पर डेटा मुहैया कराने के लिए क्षेत्र के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों की पहल पर प्रकाश डालता है। एशियाई विकास बैंक फिलीपींस के मनीला में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। जापान, अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके 5 सबसे बड़े शेयरधारक हैं। एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एडीबी का मकसद है। एडीबी द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट दर्शाती है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र ने बीते 2 दशकों में विकास से जुड़े कई लक्ष्यों के संबंध में पर्याप्त प्रगति हासिल की है। ऐसे में हमें इस रिपोर्ट में कौन कौन से पहलू शामिल किए गए हैं, इन सबको विस्तार से देखना होगा। तो आइए इसी क्रम में भाग 1 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देख लेते हैं। इस भाग में गरीबी और असमानता एवं भूखमरी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहले गरीबी और असमानता वाले खंड को देखते हैं। जब 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs समाप्त हुए थे,
तब एशिया और पैसिफिक ने एक प्रभावशाली विकास स्कोर कार्ड दर्ज किया। इस क्षेत्र ने 1990 और 2015 के बीच गरीबी को आधा करने के प्रारंभिक MDG लक्ष्य को पार कर लिया था और गरीबी की दर में लगभग 2/3 से अधिक की कटौती करने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन कोरोना महामारी ने साल 2020 में लगभग 75 से 80 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेल दिया है। साल 2017 तक विकासशील एशिया की जनसंख्या के लगभग 5.2% यानी लगभग 202.9 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। यदि कोरोना महामारी नहीं होती तो यह संख्या साल 2020 में घटकर लगभग 2.6% रह जाती। बढ़ती गरीबी ने कई स्तर पर असमानता जैसी स्थिति भी पैदा की है। गरीबी दरअसल आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कमी लाती है। कुछ एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण गरीबी दर शहरी गरीबी दर से 5 से 8 गुना अधिक है। उच्च शिक्षा से वंचित लोगों की अहम वजह भी उनका अत्यधिक गरीब होना ही है। अब विचार करते हैं कि भूखमरी, स्वास्थ्य और शिक्षा वाले खंड में क्या कहा गया है। कोरोना से पहले एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकास की रफ्तार वैश्विक स्तर पर काफी बेहतर रही। हालांकि कई निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में अल्प पोषण के प्रसार और SDG 2 के अन्य लक्ष्यों में मामूली सी गिरावट देखी गई। कोरोना महामारी ने इस क्षेत्र में SDG 2 के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कई बाधाएं पैदा की हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में जहां कोविड-19 से पहले से ही खाद्य असुरक्षा और अल्प पोषण एक चिंता का विषय था, महामारी की वजह से लाखों लोगों को वित्तीय कठिनाइयों के कारण भोजन की खपत को कम करना पड़ा। ऐसे में 2030 तक इस क्षेत्र में भूखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य शायद ही प्राप्त हो पाए। शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन 40% सबसे गरीब लोग अभी भी बुनियादी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खराब शिक्षण परिणाम शिक्षा विकास के लिए आज भी एक चुनौती बना हुआ है। महामारी के दौरान गरीब परिवारों के बच्चे लर्निंग मोड के तहत पढ़ने में सक्षम नहीं थे। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों वाले स्कूलों तक उनकी पहुंच की संभावना कम रही और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण वे लोग दूरस्थ शिक्षा संसाधनों से भी वंचित रहे। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि इन क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए शिक्षा तक पहुंच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में जब शिक्षा की पूर्णता दर यानी एजुकेशन कंप्लीशन रेट्स की बात की जाती है तो इसमें सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच असमानता साफ तौर पर देखी जा सकती है। अधिक संपन्न परिवारों के छात्रों की पूर्णता दर काफी अधिक है। इसके अलावा निचली 20% आबादी और बाकी की आबादी के बीच की खाई खासकर अपर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट्स में कम नहीं हो रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो कोविड-19 महामारी से पहले एशिया और प्रशांत क्षेत्र ने SDG 3 के कई स्वास्थ्य लक्ष्यों में निरंतर प्रगति का अनुभव किया, खासकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर। 2010 से 2017 तक पूरे क्षेत्र में मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में 28% की गिरावट देखी गई। यह गिरावट प्रति लाख जीवित जन्मों पर औसतन 164 मौतों से प्रति लाख जीवित जन्मों पर 117 मौतों के रूप में देखी गई। कोरोना के बाद एक तथ्य यह सामने आया कि निम्न और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में स्वास्थ्य कर्मचारियों का घनत्व वैश्विक औसत से नीचे है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य कार्यबल घनत्व और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों के लिए तैयारियों के कवरेज के लिए उच्च रेटिंग वाली अर्थव्यवस्थाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आइए अब रिपोर्ट के भाग 2 यानी रीजनल ट्रेंड्स टेबल्स का जायजा ले लेते हैं। इस भाग में कार्य एवं रोजगार, अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक उत्पादन, मुद्रास्फीति, सरकारी व्यय और ऋण जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। एशिया प्रशांत का 71% कार्यबल अब गैर कृषि रोजगार से जुड़ा हुआ है।
साल 2000 से 2019 के बीच इस क्षेत्र की गैर कृषि रोजगार दर 52% से बढ़कर 71% हो गई, जो दुनिया भर की सबसे तेज विकास दरों में से एक है। महामारी से पहले 23 अर्थव्यवस्थाओं में से 14 में अनौपचारिक रोजगार 50% से अधिक था और लाखों लोग बेरोजगार थे। दुनिया भर में महामारी के कारण साल 2020 में बेरोजगारी दर में कम से कम 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे जैसे व्यवसाय बाधित हुए, कई श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी, जिससे उच्च बेरोजगारी दर में और अधिक बढ़ोतरी हुई है। काम के घंटों की बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को लगभग 8% का नुकसान हुआ है। 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में कामकाजी उम्र की आबादी में श्रम बल भागीदारी में 40% से लेकर 75% तक की बढ़ोतरी देखी गई। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में आमतौर पर पूरे क्षेत्र में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें महिलाओं की श्रम बल भागीदारी की दर 40% से कम है। साल 2019 से 2020 तक महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर में औसतन 1.4% की गिरावट आई, जबकि पुरुषों के बीच श्रम बल भागीदारी दर में 0.8% की गिरावट आई। बात करें एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की, तो 2000 से 2019 के दौरान इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कुल ग्लोबल जीडीपी का 27% से लेकर 35% तक का इजाफा हुआ है। बता दें कि ग्लोबल जीडीपी में एशिया प्रशांत क्षेत्र का वर्तमान हिस्सा 35% है। महामारी की वजह से आर्थिक मंदी में तेजी आई, जिससे इस क्षेत्र में पिछले 60 सालों में पहली मंदी को महसूस किया गया था। हालांकि दुनिया के बाकी देशों के साथ आर्थिक संबंधों ने महामारी के दौरान इस क्षेत्र के देशों को लड़ने में मदद की। हालांकि फिर भी कई चुनौतियों ने इस क्षेत्र की विकास दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस पूरे इलाके में उत्पादों और सेवाओं की कीमतों पर महामारी का मिश्रित प्रभाव देखने को मिला। 19 अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति 2% से नीचे दर्ज की, जबकि 13 अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति को 5% या इससे अधिक दर्ज की। हालांकि अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। 41 अर्थव्यवस्थाओं में से 29 में खाद्य मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस तरह की मुद्रास्फीति खासकर निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। इनमें से 17 अर्थव्यवस्थाओं ने कम से कम 5% की खाद्य मुद्रास्फीति दर्ज की। महामारी से पहले एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों ने ऋण लिए हैं। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को रिकॉर्ड उधार लेने से वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का भी बखूबी जिक्र किया गया है कि 2020 में कई अर्थव्यवस्थाओं ने सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में भी काफी काम किया है। इसका मकसद महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और सबसे कमजोर समूहों की मदद करना था। एडीबी की रिपोर्ट में इन सभी बातों के अलावा भी कई पक्षों को शामिल किया गया है। तो आइए अब रिपोर्ट के भाग 3 यानी ग्लोबल वैल्यू चेन्स और शेष अन्य पहलुओं को फौरी तौर पर देख लेते हैं। रिपोर्ट के भाग 3 में कोविड-19 खतरे और ग्लोबल वैल्यू चेन्स यानी जीवीसी पर इसके प्रभावों के बारे में चर्चा की गई है। दरअसल कोरोना महामारी ने जीवीसी की लागत और लाभों पर बहस तेज कर दी है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सिंगापुर, ताइपे, चीन और वियतनाम सहित दुनिया की कुछ मोस्ट इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज के रूप में बनी रही। 2020 में इस क्षेत्र के लगभग 39% निर्यात में अप्रत्यक्ष व्यापार शामिल था। इसमें सबसे अधिक हिस्सा सिंगापुर का यानी 58% और सबसे कम हिस्सा पाकिस्तान का यानी 23% है। जीवीसी पर महामारी का अलग अलग प्रभाव देखने को मिला। उत्पादकों और उपभोक्ताओं को लंबी और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने से जीवीसीज आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण करती है। इससे जोखिम का खतरा कम होता है, लेकिन महामारी की वजह से इस श्रृंखला में डिस्टर्बेंस काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े जोखिम काफी बढ़ गए हैं। वहीं जीवीसी में भागीदारी और महामारी के प्रभाव का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आकार के बीच यू आकार का संबंध यानी यू शेप्ड रिलेशनशिप देखा गया। जीवीसी में अधिक भागीदारी 2020 में
कोरोना महामारी से पनपे बहुत बड़े नकारात्मक प्रभाव से जुड़ी है। लिहाजा कहा जा सकता है कि यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र पर कोविड से पहले और उसके बाद की स्थिति का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करती है। ऐसे में हमें देखना होगा क्या हो आगे की राह। इसमें कोई दो राय नहीं कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र ने अभी तक प्रभावशाली प्रगति की है, लेकिन कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी कई तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा की हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास की गति काफी धीमी पड़ गई। ऐसे में रिपोर्ट में सतत और समावेशी विकास की जरूरतों की तरफ ध्यान खींचा गया, जिसे इस इलाके के देशों में पूरा किया जाना चाहिए। इनमें से पहला तो यह है कि सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के SDG को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माताओं को कार्रवाई के लिए एक गाइड के रूप में उच्च गुणवत्ता और समय पर डेटा का उपयोग करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक और स्वास्थ्य लाभों से गरीब देश पीछे नहीं रहे। गौरतलब है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाएं रिकॉर्ड स्तर पर उधार लेती हैं। ऐसे में इन्हें वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा रिपोर्ट में सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों संसाधनों को जुटाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन क्षेत्रों में न केवल शिक्षा पूर्ण करने की दर बल्कि सीखने के परिणामों में भी सुधार करने पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने होंगे। इसके लिए ई-कोर्ट्स को मजबूत करने पर जोर देना होगा। साथ ही दूरस्थ शिक्षा के जरिए स्कूल की गतिविधियों को जारी रखना होगा ताकि गरीब छात्रों को उनकी शिक्षा में अधिक व्यवधान का सामना न करना पड़े। किसी देश की अथवा क्षेत्र की प्रगति शिक्षा पर काफी हद तक निर्भर करती है। लिहाजा इन क्षेत्रों में सभी तबकों तक बुनियादी व्यवसाय परक और रोजगार परक शिक्षा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए सभी देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को मिलजुल कर काम करना होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के एशिया प्रशांत क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। बताइए कि इस क्षेत्र के विकास में किस तरह से तेजी लाई जा सकती है।